अगर किसी को एक बार मलेरिया हो जाता है, तो उसको दोबारा मलेरिया हो सकता है क्या? पॉसिबल है, पॉसिबल। मलेरिया के सिम्पटम्स क्या होते हैं? ठंडी लगेगी, माइल्जिया होगा, हेडेक होगा। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मलेरिया होता है, तो ये ट्रीटेबल है पहला प्रेग्नेंट वूमेन में नहीं दी जाएगी। इन्फेंट जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, और मलेरिया इतना खतरनाक क्यों बनता जा रहा है? आजकल हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई केसेस में तो इसमें डेथ भी हो जाती है। मलेरिया ट्रीटेबल डिसीज़ है, लेकिन मच्छरों से इसको वक़्त पे इलाज नहीं किया गया, फिर जान जा सकती है। हेलो दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़े हुए टॉपिक्स पर और जो कॉमन सवाल होते हैं उनका जवाब हम आसानी से देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगती तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। और टॉपिक का नाम है मलेरिया। मलेरिया किन कारणों से फैलता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक जाने माने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर सईद जौनपुरी साहब, जो प्रैक्टिस करते हैं हलीमी क्लिनिक एंड एस हॉस्पिटल, मीरा रोड, मुंबई। और इन्हीं सारे हमारे सवालों को और डाउट को क्लियर करने के लिए आज डॉक्टर साहब हमारे सभी सवालों का जवाब आसानी से देंगे। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सईद जौनपुरी का हमारे एपिसोड में। हेलो सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, मलेरिया क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अ, मलेरिया एक पैरासाइटिक बीमारी है, पैरासाइटिक डिज़ीज़ उसको बोलते हैं, जो मच्छरों से फैलती है। आमतौर पे हम लोग जहाँ रहते हैं और जो इंडिया और सबकॉन्टिनेंट का जो इलाका है, तो ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे पानी जमा होता हो, पानी रुकता हो, गंदगी होती हो, वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं और मच्छरों के ज़रिए ही ये बीमारी होती है। ये इसके पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज़्मोडियम नाम है। ये इसकी जो स्पेसीज़ है, ये मोर देन 100 होती है, जिसमें से 5 अ, प्लाज़्मोडियम के ऐसे नाम हैं जिनसे मलेरिया होता है। प्लाज़्मोडियम फाल्सिपेरम है, प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज़्मोडियम मलेरियाई है, ओवेल करके है, और एक 5वां जो है उसका बहुत कम नाम आता है, नोलेसी करके। तो ये 5 प्लाज़्मोडियम के जो स्पेसीज़ हैं, इसके थ्रू होता है। कॉमनली इंडिया में 2 ही पाए जाते हैं, प्लाज़्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स। तो इनके ज़रिए मलेरिया होता है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? मलेरिया के उसके जो सिम्पटम्स हैं ना, पहली बात ये जान लीजिए कि मलेरिया का जब मच्छर आपको काटता है, फ़ौरन आपको सिम्पटम्स नहीं आते। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 टू 14 डेज़ का। यानी मच्छर काटता है, वहाँ से लेकर जब आपको पहला सिम्पटम्स आपको ज़ाहिर होता है, उस दरमियान का जो पीरियड होता है, वो होता है 10 टू 14 डेज़ का, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं, और वो सिम्पटम्स में है कि ठंडी लग के बुखार आएगा, एकदम चिल फ़ीवर वो रहेगा, ठंडी लगेगी, माइल्जिया होगा, हेडेक होगा, और हेडेक की वजह से उल्टी होगी, फ़ीवर रिपीट होगा बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये सारे उसके सिम्पटम्स हैं। मतलब इसमें पूरा बदन टूटेगा, मसल्स पेन होंगे, फटीग होगा, ये सारी चीज़ें। और एक आम इंसान को कैसे उसको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल फीवर से थोड़ा अलग है? जैसा आपने बताया कि नॉर्मल फीवर होता है। हाँ, तो फ़ीवर नॉर्मल नहीं होता है, फ़ीवर हाँ। बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, ठंडी लग के। हुँ, लेकिन आपका जो सवाल है कि हुँ। मतलब कुछ और भी बीमारियाँ होंगी जिसमें ये सारे सिम्पटम्स होंगे। तो ऐसी तो और भी सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कॉमन इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको बोलते हैं। उसमें भी ठंडी लग के बुखार होता है, बदन दर्द होता है। फिर वायरल फ़ीवर में कभी-कभी इस तरीके की कंडीशन होती है। सेप्सिस हो जाता है तब ऐसा होता है, लिवर एब्सेस में ऐसा होता है। इन सारी बीमारियों में भी ठंडी लग के बुखार आना, बदन दर्द होना, हेडेक होना, ये सब होता है। और इसके टेस्ट क्या-क्या होते हैं? मलेरिया नॉर्मली 2 तरीके से टेस्ट होता है। एक उसका सबसे कॉमन जो होता है, वो स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, जो स्लाइड टेस्ट भी बोला जाता है। हम लोग नॉर्मली लिखते हैं PS4MP, ये हमारा टर्म है। तो वो उसमें स्मीयर दिखते हैं। वो स्लाइड बनाते हैं 2 टाइप की वो लोग, एक थिक और एक थिन। तो जो थिन स्लाइड होती है उसमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से टाइप का
प्लाज्मोडियम है और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो उससे भी फ़ौरन मालूम पड़ जाता है कि भाई मलेरिया हुआ है, कौन-सा हुआ है। तो ये सारे सिम्पटम्स सिर्फ़ मलेरिया में होते हैं या फिर और भी बीमारियों नहीं, में नहीं, ऐसे स सिम्पटम्स हो सकते हैं? वही जो मैंने अभी हुँ, बताया ना कि यूटीआई में होता है, आपके वायरल फ़ीवर में हो जाता है, फिर डेंगू में भी होता है ऐसा, सेप्सिस में होता है, ठंडी लग के बुखार आना, बदन टूटना, हेडेक होना और उल्टी जैसा लगना, उल्टी भी होना, ये सब। और मलेरिया इतना खतरनाक क्यों बनता जा रहा है? आजकल हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई केसेस में तो इसमें डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। मलेरिया अ, ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, लेकिन खतरनाक भी है, वो इस वजह से है कि अगर उसका सही वक़्त पे उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई और सही वक़्त पे उसका इलाज नहीं हुआ या उसका कंप्लीट इलाज नहीं हुआ, तब ये होता है। इसमें दिमाग तक मलेरिया जाता है जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, उसमें जान जाने का बड़ा खतरा है। ऑर्गन फेलियर तक होता है, एनीमिया होता है, ब्लड लॉस होता है, तो इन सब की वजह से मलेरिया खतरनाक है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका इलाज करने से पहले टेस्ट हुँ, करना पड़ता है कि हुँ, किस टाइप का है हुँ, प्लाज्मोडियम। हुँ, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है या हुँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। हुँ, अगर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसके लिए एक बड़ी बुनियादी दवा आती है क्लोरोक्विन करके, वो देनी पड़ती है। उसका डोज़ है, वो डॉक्टर जानते हैं किस तरीके से देना है, वो देना पड़ता है। फिर वो देने के बाद जब उसके सिम्पटम्स उसके सारे सिम्पटम्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक प्रेमाक्विन करके दवा आती है जो 14 दिन तक खिलाई जाती है, वाइवेक्स में। ये वाइवेक्स का ट्रीटमेंट होता है। बाकी हुँ। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट फीवर वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से देते हैं। अगर ये क्लोरोक्विन की एक बड़ी कॉमन सी दवा है लेरियागो डीएस करके आती है और अगर फाल्सीपेरम हुआ है, तो फिर वो क्योंकि फाल्सीपेरम वाइवेक्स से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, तो आमतौर पे उसमें डॉक्टर क्या करता है पेशेंट को एडमिट करवा देता है। मशवरा ये देता है कि भाई आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। अगर पेशेंट एडमिट हो जाता है तो वहाँ अलग ट्रीटमेंट होता है, उस हिसाब से होता है। अगर पेशेंट एडमिशन यानी कि इतना पुअर है कि भाई वो एडमिट नहीं हो पाएगा या उसको वो ऐसी जगह पे नहीं है कि जहाँ एडमिट हो पाए, तो टैबलेट आती है, आर्टिमिसिन बेस्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है, हुँ। उसकी थेरेपी की जाती है। दोनों में अलग-अलग ट्रीटमेंट तो जैसा आपने बताया फाल्सीपेरम और वाइवेक्स दोनों का इलाज अलग-अलग, अलग-अलग है। अलग-अलग है। और अगर एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही जानना ज़रूरी है लोगों को कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मलेरिया होता है तो ये ट्रीटेबल है और कितना रिस्की है? प्रेग्नेंट वूमन को मलेरिया होता है तो ट्रीटेबल है। अगर उसमें वाइवेक्स है तो ये तो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर फाल्सीपेरम है तो क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन के ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फाल्सीपेरम हुआ है तो कुछ दवाएँ जो है वो नहीं दे सकते प्रेगनेंसी की वजह से। लेकिन सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो ईज़िली ट्रीट हो जाता है। लेकिन वक़्त पे डायग्नोसिस ज़रूरी है। किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अगर अगर सपोज़ किसी एक आम वुमेन को लाइक जो जिसको मलेरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि मच्छरों से बचना। हुँ, अब आप मच्छर से बचने के लिए क्या-क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में नॉर्मली आज भी मच्छरदानी का इस्तेमाल होता है और बड़े पैमाने पे होता है और ये सबसे सेफेस्ट तरीका भी यही है कि आप मच्छरदानी लगाइए और उससे बचिए। फिर लोग करते हैं भाई वो इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं, घर में साफ-सफाई करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर के पास या आप जहाँ आराम करते हैं, जहाँ उठते-बैठते हैं, वहाँ जब पानी जमा ना हो, गंदा पानी ना हो, क्योंकि ये मच्छर की पैदाइश वहीं से होती है और फिर वहीं से वो फैलते हैं। और एक बार किसी को मलेरिया हो गया, अगर उसको मच्छर काटेगा, चाहे वो मच्छर के अंदर वो मच्छर मलेरिया का नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो किसी मलेरिया पेशेंट को काटेगा तो वो मच्छर को भी वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाएगा। फिर वो किसी दूसरे को काटेगा तो इसी तरह साइकिल चलती है वो और इस तरह मलेरिया फैलता है। सबसे आसान तरीका है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अच्छे से करें, ये ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया कि जो दोनों 2 बहुत ही खतरनाक तरीके के मलेरिया होते हैं, एक फाल्सीपेरम एंड एक वाइवेक्स। तो क्या ये एक साथ दोनों हो सकता है? हाँ, हाँ, कंबाइंड भी होता है, कंबाइंड होता है और बहुत बहुत रेयर होता है लेकिन होता है।
इसमें फिर वही करना पड़ता है कि भाई फाल्सीपेरम का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि फाल्सीपेरम ज़्यादा खतरनाक है। हुँ, लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ फिर प्रेमाक्विन को ऐड किया जाता है 14 दिन के लिए। ये प्रेमाक्विन 14 दिन खिलाया जाता है, 15 एमजी पर डे के हिसाब से 14 दिन खिलाया जाता है। आमतौर पे होता ये है कि मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 3 दिन 4 दिन दवा गई, पेशेंट अच्छा हो गया। हुँ, पेशेंट वाइवेक्स की बात कर रहा हूँ। हुँ, उसमें पेशेंट क्या करता है, ये जो 14 दिन दवा दवा खिलाई जाती है वो खाता नहीं है। अब उससे क्या होता है ना कि मलेरिया के जो खून में गया हुआ इन्फेक्शन है, वो उसके जो प्लाज्मोडियम के प्रोफोसाइट या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो जाके लिवर में बैठ जाता है। फिर जब ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके 3-4 महीने बाद वो वापस से एक्टिव होता है, वापस से फीवर आता है। तो मच्छर ने काटा नहीं होता है, लेकिन क्यों फीवर आया? तो वो लिवर में जो बैठा हुआ इसका जो इन्फेक्शन होता है ना, वो वापस से एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ये दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रेमाक्विन जो इसकी दवा है, ये 3 लोगों में नहीं दी जाती। पहला प्रेग्नेंट वूमेन में नहीं दी जाएगी, इन्फेंट जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें नहीं दी जाएगी और तीसरा G6PD नाम का एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम ये दवा देने से पहले उस एंजाइम का टेस्ट किया जाता है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो प्रेमाक्विन स्टार्ट किया जाता है। अगर वो बढ़ा हुआ रहता है या कमी या कुछ रहती है, तो फिर ये चालू नहीं किया जाता क्योंकि प्रेमाक्विन से हेमोलाइसिस होता है। तो ये अगर उस कंडीशन में दे दिया जाएगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा। और ये एंजाइम टेस्ट बेसिकली क्या है? ये ये ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ये नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट है G6PD। ये जब 3 दिन हो जाता है, फीवर आना बंद हो जाता है, पेशेंट बोलता है कि मतलब मैं ठीक हूँ, तो फिर ये करके प्रेमाक्विन स्टार्ट किया जाता है। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मच्छरों से कैसे बचा जाए? जैसे आपने बताया एक तो कि मच्छरदानी से बच सकते हैं और इंसेक्टिसाइड आई थिंक वो थोड़ा-सा एक खराब तरीका है इससे बचने के लिए क्योंकि उसके एक अलग नुकसान होते हैं। तो और क्या-क्या तरीके हैं जिनसे हम इन मच्छरों से बच सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये मच्छर पैदा कहाँ हो रहे हैं, आपको वो देखना है। आपके आस-पास खड्डे हैं, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से गटर जा रही है, क्योंकि हुँ, शहरों में तो गटर होती हैं, गाँव में तो खड्डे, पानी जमा होते हैं। तो अगर वहाँ आप रह रहे हैं, तो फिर पहले आप तो उसकी सफाई करें, वहाँ पानी जमा होने ना दें। अब आप शहर में तो गटर की सफाई तो आप नहीं खुद कर सकते। हुँ, नहीं। तो आपको करने का यही तरीका है कि भाई आप मच्छरदानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें हुँ, और सही तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, सबको। वही एक सेफेस्ट तरीका है, वरना फिर आप विंडो और दरवाज़ा कितना ही बंद करो, मच्छर तो आ जाएँगे। और इंसेक्टिसाइड्स का जैसे आपने बोला कि हाँ, उस केमिकल के नुकसान होते हैं, लेकिन मलेरिया से बचने के लिए आपको वो केमिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कभी। प्रिवेंटिव मेडिसिन्स का क्या रोल है मलेरिया में? मोस्टली अपने वहाँ तो इस्तेमाल नहीं होता, शायद ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। वो बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जाता है। अपने वहाँ अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ ये इसके केसेज़ ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ ये इस्तेमाल की जाती है कि ना हो, क्योंकि हुँ। वहाँ साफ-सफाई का इतना वो है नहीं, तो इस हिसाब से वहाँ इस्तेमाल करते हैं। आरटीएस और एस वैक्सीन क्या करती हैं? ये वैक्सीन जो आरटीएस वाली वैक्सीन है ना, वो हर महीने शायद दी जाती है, 4 डोज़ उसके दिए जाते हैं। इससे ये वैक्सीन से ये बताया गया है कि भाई 30% इसके केसेस कम हो जाते हैं मलेरिया होने के। 30% मतलब चांसेस ऐसे हैं कि कम हो जाते हैं मलेरिया नहीं होने। एक और दूसरा वैक्सीन है वो R21, इसके कंपैरिज़न में ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी वैक्सीन्स हम बच्चों में जो बच्चों को जो देते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम वैक्सीन्स दिलाते हैं, उनमें शामिल होती है ये ये नहीं, वैक्सीन? नहीं उसमें नहीं आती, ये अलग से ओके। लेना पड़ता R21 वैक्सीन क्या है और इसको है। नई ये होप के हाँ, ये ना थ्रू बनाया जा रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और शायद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उससे ये बनाया गया है। बच्चों में दिया जाता है और बताया गया है कि इससे मलेरिया मतलब ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों में कोई भी इन्फेक्शन होता है वो जल्दी फैलता है। तो ये बच्चों में दिया जाता है और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इससे इसकी उम्मीद बढ़ती है। एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में क्या फ़र्क है?
ये जो टर्म है ना एलिमिनेशन, मतलब अगर कोई बीमारी किसी कंट्री से आप खत्म कर रहे हो, तो उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। एरेडिकेशन बोलते हैं कि आप दुनिया से कोई बीमारी खत्म कर दो। मलेरिया के ताल्लुक से ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि आप एरेडिकेट कर रहे हो किसी कंट्री से। शायद इस मामले में चाइना ने ये बोला है, एलिमिनेट किया है, चाइना ने शायद ये बोला है कि हमारे वहाँ से मलेरिया खत्म। लेकिन वो आप सब कॉन्टिनेंट और जहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ ये ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है। और एलिमिनेट करना भी मुश्किल है, एरेडिकेशन दूर की बात है। करेक्ट। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मलेरिया से निपटने के लिए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस वही आ रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और साफ-सफाई का वो नहीं है। पानी और खड्डे में जहाँ मच्छर की पैदावार होती है, वो ज़्यादा हैं। स्पेशली आप उन इलाकों में जाइए जहाँ पे अ, लोग एजुकेट नहीं है, तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें, और इससे निपटने के लिए आपको पहले पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये होने से आपको ये खतरात हैं और ये चीज़ें होती है आपके साथ, तभी बच पाएँगे, वरना तो ये साइकिल चलती रहेगी। मलेरिया के इफेक्ट्स शहर और गांव में अलग-अलग हो सकते हैं क्या? अ, आप कह सकते हो, क्योंकि गाँव में मामला ऐसा होता है कि भाई अ, पॉपुलेशन कम होती है, क्राउड कम होता है, लोगों के मकान दूर-दूर होते हैं। शायद वहाँ पे इस हिसाब से ये चीज़ कम पाई जाए कि एक आदमी को अगर हुआ तो दूसरे आदमी को फैलने में वक़्त लग सकता है। लेकिन शहर में तो क्राउड है, आप बड़ी-बड़ी गटर है, तो आप मच्छर तो शहरों में वहीं से आते हैं, और इतना क्राउडेड एरिया होता है कि अगर एक को हुआ तो 10 को फैलने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन है दोनों जगह पे, आप थोड़ा कम-ज़्यादा का रेशियो बता सकते हो, लेकिन है दोनों जगह पे। हाँ। तो सर सेरेब्रल मलेरिया में क्या कर सकते हैं और ये अलग कैसे होता है? सेरिब्रल मलेरिया जो है ना, ये समझ लो बहुत मलेरिया की खतरनाक कंडीशन है, जब मलेरिया का ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है या उसका ट्रीटमेंट करने में देरी हो जाती है, तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि मरीज़ कन्वल्जन का शिकार होता है, बेहोश हो जाता है, उल्टियाँ बहुत होती हैं और इमरजेंसी कंडीशन है, आईसीयू तक पेशेंट जाता है। तो इसको इंजेक्शन पे ही लाना पड़ता है एट द एंड, और एक आरटी ईथर करके इसी का इंजेक्शन है, 150 एमजी पर डे के हिसाब से 3 दिन देना रहता है। तो ये इस हिसाब से मुश्किल है क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर इसको वक़्त पे इलाज नहीं किया गया, तो फिर जान जा सकती है। तो ये टाइप का मलेरिया बहुत ही खतरनाक टाइप साबित नहीं हो है, सकता मतलब है। ये मलेरिया ही है, हुँ, हुँ। और अगर इसको वक़्त पे इलाज नहीं किया गया तो फिर ये इसके कॉम्प्लिकेशन है मलेरिया के, जिसमें सेरेब्रल मलेरिया होता है, ओके, उसके कॉम्प्लिकेशन। ओके। एक बहुत आम सा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि सोते वक़्त ठीक है, अगर सपोज़ मैं हूँ, मैं सोते वक़्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कर लिया, मैं मच्छर से बच गया। बट क्या होगा कि अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ, कहीं पे चल रहा हूँ या इट कुड बी एनीथिंग लाइक तो इस केस में ओडोमॉस यूज़ करना मतलब कितना सही हो सकता है या गलत हो सकता है? अगर क्या आप कहेंगे? ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको ये खतरा है कि मैं बाहर भी जाऊँगा तो मच्छर मुझे काट लेगा और मलेरिया हो जाएगा, तो पहले तो आप ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपका पूरा बदन ढका हुआ हो। हुँ, शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। अब ऐसा होता है हाथ-पैर जो चाहे हाथ खुला हो या ऐसा हो, तो वहाँ पे आप ओडोमॉस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब मच्छर ना बैठे बस, ये। वरना रात में सोने के वक़्त आपको नेट, और नॉर्मली ये जो मच्छर है मलेरिया का, वो शाम होते ही काटता है भाई। ये दिन में अर्ली मॉर्निंग या दिन में नहीं आता है। ये हुँ। शाम होते ही और रात में ही काटता है। दैट मीन्स शाम के शाम होते बाद या शाम के हाँ, बाद आपको अवेयर होना पड़ता है ज़्यादा। हुँ। जी। और अगर मलेरिया का ट्रीटमेंट सही से नहीं किया, वक़्त पे अगर इसका पता नहीं चल पाया, तो फिर ये कितने और खतरनाक हो सकते हैं। भाई कॉम्प्लिकेशन तो इसके बड़े खतरनाक हैं। हुँ, हाँ, इसमें वो अभी जैसे मैंने बताया सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, हुँ, लिवर फेलियर होता है, स्प्लेनोमेगेली हो जाती है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक पेशेंट चला जाता है। हुँ, तो वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है तो फिर ये ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल से उस पे ट्रीटमेंट करोगे। ये हुँ, आपको आईसीयू में भेज देते हैं।
और अगर किसी को एक बार मलेरिया हो जाता है, तो उसको दोबारा मलेरिया हो सकता है क्या? पॉसिबल है, पॉसिबल है कि उसको हो जाए। हुँ, 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 इसीलिए वो जो मैंने अभी ऊपर एक सवाल का जवाब दिया ना कि हुँ, आप मलेरिया हो गया आपको, वाइवेक्स हुआ या फाल्सीपेरम हुआ, हुँ, अब या दोनों मिलके एक साथ हो गया, कंबाइंड इन्फेक्शन। अब उसमें अगर आपने ट्रीटमेंट इतना किया कि भाई आपको फ़ीवर आना बंद हो गया है, लेकिन वो जो मैंने एक टैबलेट का नाम बताया था प्रेमाक्विन जो 14 दिन तक खानी है, हुँ। 15 एमजी पर डे के हिसाब से, कोर्स पूरा करना पूरा है। कोर्स अगर वो आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो बहुत मुमकिन है कि ये 2-3 महीने में आपके पास रिपीट हो जाए। क्योंकि वो जो लिवर में इन्फेक्शन बैठा है, वो खत्म होता नहीं है। इसीलिए वो प्रेमाक्विन पूरी कंप्लीट करनी है और जिन पेशेंट में ये दोबारा होता है, यही पहली गलती होती है कि वो प्रेमाक्विन का कोर्स नहीं करते। बहुत हुँ, लाइटली लेते हैं कि भाई अब तो भूख लग रही है, फीवर है नहीं, बदन दर्द है नहीं, अब तो ठीक है, छोड़ो इसको। बट वो बहुत ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कि हुँ, आपको प्रेमाक्विन उतने दिन खाना है। बस खाली 3 लोगों में उसको मना करते हैं हम लोग, बाकी हुँ। सारों में उसको खाना तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर सईद सर ने जो बोले कि प्रेमाक्विन का कोर्स बहुत ज़रूरी है मलेरिया प्रिवेंट करने के लिए और मलेरिया ठीक करने के लिए और मलेरिया दोबारा ना होने के लिए। तो इसमें आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हमारे लक्षण जा रहे हैं धीरे-धीरे, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। हमें अपना कोर्स पूरा करना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें मलेरिया के बारे में सारे सवालों का जो भी सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, उसका सवाल डॉक्टर सईद साहब ने आसानी से उसका सवाल का जवाब दिया। और मैं डॉक्टर सईद जौनपुरी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया आपकी डॉक्टर मोहब्बत साहब। है भैया। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स को कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।